नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। ये सब बोलना जरूरी है भाई। बिना भगवान का नाम लिए कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए, इसलिए भाई जयकारा एक बार हम लगाते हैं। तो इसी जयकारे के साथ स्टार्ट करते हैं आज की फिजिक्स की 5वीं क्लास। उम्मीद करता हूँ कि पिछले 4 लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ काफ़ी कुछ हद तक बेस बन गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। बच्चे, आज आप देख रहे हो कि बोर्ड पर बड़ा हैवी डायग्राम बना हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि अगले 2 वीडियोस में काफ़ी कुछ आपके लिए बढ़िया आने वाला है, डेरिवेशंस आने वाले हैं। तो डेरिवेशन ये आज हमारे सामने तीसरा डेरिवेशन है। अगर कूलॉम के वेक्टर रूप को ले लेंगे तो चौथा डेरिवेशन, मैंने उसको छोड़ दिया, उसको डेरिवेशन में मैं काउंट नहीं करता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से तीसरा डेरिवेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने पिछली क्लास में कहाँ पर अपने लेक्चर को समाप्त किया था। मैंने यूज ऑफ सिग्मा और सिग्मा बताकर इंटीग्रेशन से कहा था कि इंटीग्रेशन से मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन इंटीग्रेशन में अभी रोक रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन का अभी एक क्लास बाद काम लगेगा। तो इंटीग्रेशन बिना पढ़ाए मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आज थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का काम चलेगा, ऑकलन का थोड़ा सा काम लगेगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सबसे पहले वीडियो में जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो अपने सबसे पहला वीडियो मैंने डिफरेंशिएशन का शूट किया था। आप लोग जाइए टेलीग्राम पे जाइए, यूट्यूब पर नहीं पढ़ा, वो टेलीग्राम वाले ऐप पर पढ़ा है। डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो आप उसे देख लीजिए तो शायद आज का डेरिवेशन समझने में आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। मन मत छोटा करिए, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत इजी डेरिवेशन है। भैया, हमने पिछली क्लास में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, और ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r² न्यूटन पर कूलम, ये फार्मूला हमने आपको बताकर अपनी क्लास को खत्म किया था, सिग्मा उग्मा बताकर। तो भैया आज उसी सिग्मा का रोल है और इस फार्मूले का रोल है। अगर आपको सिग्मा का यूज याद है, मैंने कहा था कि बीजगणितीय योगफल होता है, उसका यूज मैंने कहा था कि रिंग को मान लो इतनी रिंग के लिए आपको मालूम है और पूरी रिंग के लिए कुछ निकालना है तो आप सिग्मा लगा के पूरी रिंग के लिए निकाल सकते हो। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी थी और उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बेहतर पढ़ा होगा और नोट्स बनाया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने तीसरी क्लास में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r² न्यूटन पर कूलम पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती, मैंने आपको ये निकाल के बताया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई सिंगल चार्ज है, मान लीजिए कोई चार्ज Q है, तो ये कितना इंटेंसिटी क्रिएट करता है, कितनी इंटेंसिटी बनाता है, कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाता है, तो वो इतनी तीव्रता बनाता है। कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन r²। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। K को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मतलब परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। Q मतलब चार्ज आवेश, और R मतलब होता है दूरी। तो इसी फॉर्मूले की मदद से आज मैं डेरिवेशन करूंगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं इस डेरिवेशन में। तो भैया, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हमारे पास कोई रिंग है, वलय है, तो वो वलय कितना इंटेंसिटी बनाएगी भाई? सीधी सी बात है। अगर ये ग्लास रखा हुआ है, ये ग्लास मान लो आवेश है, तो ये ग्लास कुछ दूरी पर अपनी इंटेंसिटी बना रहा होगा, कुछ तीव्रता बना रहा होगा। वैसे हमसे बात कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई रिंग हो, भैया रिंग के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है एक ढक्कन का, देखिए ध्यान से, ये एक रिंग है। मैं आपसे बोल दूं कि इस रिंग पर मैंने चार्ज रख दिया है, यहाँ Q, यानी एक समान रूप से हमने चारों तरफ इसको Q आवेश दे दिया है। क्या दे दिया है? Q आवेश, यानी कि इस पर हमने समान रूप से एक ही आवेश दिया है, Q दिया है। कितना आवेश दिया है? Q दिया है। ध्यान रखिएगा, हमने कितना आवेश इसको दिया है? Q आवेश दिया है। तो एक हमारे पास कोई रिंग है, इस रिंग पर हमने Q आवेश दे दिया है। अब जरा रिंग के बारे में आपको बता दूं कि रिंग में एक्चुअली है क्या क्या। भैया सुनो ध्यान से, ये जो रिंग है पूरी हमारे पास, ये जो रिंग है, इस पर हमने चार्ज कितना दिया है? Q दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज भैया, ये जो आप देख रहे हो, ये देखो, ये AB मैंने लिखा हुआ है, यानी ये इस रिंग का छोटा सा हिस्सा है। मान लो ये वाला पार्ट आप मान लेते हैं B और ये वाला पार्ट आप मान लेते हो A। मैंने इसको थोड़ा कैमरे के आगे कर देता हूँ। ये वाला पार्ट आप मान लेते हैं A और ये वाला पार्ट आप क्या मान लेते हैं? B। तो ये पूरी रिंग का ये AB पार्ट, पूरी रिंग के लिए ये AB पार्ट एक छोटा सा पार्ट होगा, इसे अल्पांश बोल सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं हम कि जो रिंग है ये अल्पांशों से मिलकर बनी है, अर्थात
छोटे छोटे अवयव से मिलकर ये रिंग बनी है। तो इसी रिंग पर एक छोटा सा अवयव क्या है, ए बी। इसी रिंग पर एक छोटा सा अवयव क्या है, ए बी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस पूरी रिंग पर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इस छोटे से अवयव पर चार्ज कितना रखा होगा, डेल्टा क्यू। क्योंकि हम लोग छोटे से स्मॉल चीज को दिखाने के लिए डेल्टा क्यू यूज करते हैं, तो इस पर चार्ज कितना होगा, डेल्टा क्यू। आगे अब भैया ये जो रिंग है, इस रिंग का सेंटर क्या है, यही तो सेंटर होगा। इस रिंग का सेंटर ए है और इस रिंग की रेडियस कितनी है, स्मॉल ए है। इस रिंग की रेडियस कितनी है, स्मॉल। देखिए ये रिंग का सेंटर ओ है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल है। तो ये हो गया रिंग। यानी कि हमने क्या स्टार्टिंग में लिया, हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। भैया रिंग छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे अवयव से मिलकर बनी हुई है। तो एक छोटा सा अवयव रिंग पर क्या है, ए बी। दूसरी चीज, इस रिंग की त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितनी है, स्मॉल है। तो हमसे बोल रहा है कि अगर ऐसी कोई रिंग रखी है कहीं, तो ये रिंग अपने कुछ दूरी पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगी, इसकी तीव्रता क्या होगी, इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। अब आते हैं डायग्राम पर। उम्मीद करता हूं कि वो रिंग आपको समझ में आ गई होगी जिस रिंग का मैंने यहाँ जिक्र किया है। अब आइए जरा ध्यान से देखिए भैया, तीव्रता के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर हम इस रिंग के लिए भी चल रहे हैं निकालने। तो थोड़ा समझते हैं ध्यान से। इस रिंग की रेडियस है R। हमने क्या किया कि हमको इस रिंग से, मतलब इस रिंग के सेंटर से हमें कुछ दूरी पर, तो वो दूरी हमने क्या ली है, इस रिंग के सेंटर O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर। इस रिंग के सेंटर O से x दूरी पर एक पॉइंट P है। इस रिंग के सेंटर O से x दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। है क्लियर? तो चलिए जरा निकालते हैं। अब दिमाग लगाओ भैया, अगर इस रिंग से यहां पे निकालना है इंटेंसिटी, तो भैया दिमाग लगाओ, ये रिंग पूरी खोखली, रिंग मतलब खोखली है, बीच में कुछ है नहीं। तो जब यहां से इस सेंटर से इतनी दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी है, तो जब रिंग के बीच में कुछ है ही नहीं है, तो सेंटर से नहीं निकल पाएगी, तब हमें इसके किनारों पर जाना पड़ेगा। यानी ये छोटे वाले अवयव यहां पर, यानी इस अवयव की इस P से दूरी कितनी है, R। इस अवयव की इस P से दूरी कितनी है, R। है क्लियर? तो जरा दिमाग लगाते हैं। ये दिमाग लगाओ एक सेकंड के लिए। अगर यहां पर आप देखो, इस अवयव ने अपनी तीव्रता कहां बनाई भाई, डेल्टा क्यू है ना, छोटा सा चार्ज है ना, बहुत छोटा चार्ज है ना। तो अगर सुनो, दिमाग लगाओ, अगर क्यू चार्ज था तो ये तीव्रता कितनी बनाएगा, ई बनाएगा। वैसे ही अगर डेल्टा क्यू होगा तो ये तीव्रता कितनी बनाएगा, डेल्टा ई बनाएगा। भैया समझ में आ रहा है? फिर सुनो, अगर ये चार्ज क्यू है तो ये तीव्रता कितनी बनाएगा, ई बनाएगा। और अगर चार्ज डेल्टा क्यू है तो ये तीव्रता कितनी बनाएगा, डेल्टा ई बनाएगा। तो दिमाग लगाओ, इसने तीव्रता कितनी बनाई, आर दिशा में इस पी पर डेल्टा ई तीव्रता बनाते हुए आगे निकल गया। ऐसे यहां भी छोटा सा मॉलिक्यूल रहा होगा, इसने तीव्रता यहां बनाई और डेल्टा ई बनाते आगे निकल गया। अब दिमाग लगाओ, आपने वेक्टर में घटक पढ़ रखा होगा भैया। अगर ये एफ है, फोर्स है, तो ये थीटा, इसे बोलते हैं, इसे मान लो ये ओ एक्स है और ये कितना है, ओ वाई है। तो ओ एक्स को क्या बोलते हैं, अगर ये एफ है सेंटर में, सेंटर से एफ जा रहा है, बल जा रहा है, तो ओ एक्स क्या है, ये बल का क्षैतिज घटक है। और ओ वाई क्या है, ये बल का ऊर्ध्वाधर घटक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट। मेरे पूरे विद्यार्थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाने के लिए, क्षैतिज घटक बनाने के लिए, जिसका क्षैतिज घटक बना रहे हो उसी के साथ cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f cos थीटा और ये क्या बन जाएगा, f sin थीटा। तो दिमाग लगाओ, अगर मेरे प्रिय विद्यार्थियों इंटेंसिटी ये डेल्टा ई बनी है, तो ये डेल्टा ई, अगर ये इंटेंसिटी डेल्टा ई बनी है, तो इसके ठीक ऊर्ध्वाधर मतलब लंब दिशा में ये इंटेंसिटी क्या बनेगी, डेल्टा ई साइन, और ये क्या बन जाएगी, डेल्टा ई कॉस। वैसे ही अगर ये जो बीच में जा रहा है इधर वाला डेल्टा ई ये बनाएगा, तो ये ऊपर क्या निकाल देगा, डेल्टा ई साइन, और जहां पर पहले वाला डेल्टा ई कॉस बना था उसी के ऊपर दूसरा वाला भी क्या बन जाएगा, डेल्टा ई कॉस बन जाएगा। अब दिमाग लगाओ भैया, एक फोर्स लग गया 10 न्यूटन का यहां से, एक फोर्स लग गया 10 न्यूटन का यहां से, तो इस पी पर फोर्स कितना लगा, 0 लगा, क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। जरा यहां देखो, एक इंटेंसिटी डेल्टा ई साइन बनी नीचे,
एक इंटेंसिटी डेल्टा आई साइन बनी ऊपर, तो ये वाली इंटेंसिटी इस वाली इंटेंसिटी से, ये वाली तीव्रता इस वाली तीव्रता से कैंसिल हो गई, कट गई। अगर ये कट गई तो इस P पर इंटेंसिटी क्या बन रही है, केवल डेल्टा ई कॉस थीटा बन रही है। अर्थात इस छोटे से अवयव के कारण हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी, डेल्टा ई बराबर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चार्ज क्या है डेल्टा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये बनेगी। अब दिमाग लगाओ न्यूटन पर कूलम। लेकिन हमने क्या बताया कि हमें रिंग, भाई हमारे पास ये रिंग तो है, हमें इस रिंग की वजह से निकालना है। तो इस वाले अवयव ने यहां बनाई तीव्रता, इस वाले अवयव ने यहां बनाई तीव्रता। दिमाग लगाओ, कुछ इस तरह से समकोण त्रिभुज बन के आ गया होगा। इस समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखो, देख लिया ध्यान से। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज का और आपको जिक्र करना है, यानी कि इस अवयव ने यहां पर तीव्रता कितनी बनाई, डेल्टा ई कॉस। इस अवयव ने यहां पर तीव्रता कितनी बनाई, डेल्टा ई कॉस। फाइनली ये जो रिंग तीव्रता बना रही है, ये बिंदु P पर कितनी तीव्रता बना रही है, डेल्टा ई कॉस थीटा। यानी ये इधर आ रहा भैया, चलिए, यानी कि अवयव डेल्टा क्यू अतः वलय के कारण बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता E बराबर, भैया परिणामी तीव्रता E बराबर क्या बनेगी, डेल्टा ई कॉस थीटा। यानी कि जो तीव्रता बनी वो क्या बनी, डेल्टा ई कॉस थीटा। मैं चाहूंगा कि इसे आप फटाक से पहले नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे बताऊं। चलो भाई, अब आगे देखो। तो वलय के कारण, यानी इस पूरी रिंग के कारण जो P पर तीव्रता बनी वो कितनी बनी, डेल्टा ई कॉस थीटा बनी। डेल्टा ई की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ रखी, तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू में कॉस, तो ये कॉस आ गया। आपके पास ये कॉस थीटा आ रहा है, सब कुछ आप जान रहे हो, ये कॉस थीटा आ रहा है। इस कॉस थीटा का मान आप अपने डायग्राम से निकालो। डायग्राम को मैंने छोटा कर दिया क्योंकि आपने बड़ा डायग्राम बना लिया होगा। तो जरा यहाँ पे देखो, तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है कृपया वहीं निगाहें रखिए। ये देखिए, ये आपको समकोण त्रिभुज मिल रहा है। अगर आप इसे काट के निकाल लो एक मिनट के लिए, ये आपने काट के निकाला, तो ये O होगा, ये मान लो भाई A मान लो, AB था तो A मान लो, और ये P मान लो। ये एंगल थीटा है, ये X है, ये A है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, X है, A कितना है, ये लंब हो गया। कर्ण नहीं मालूम आपको, तो कर्ण कितना निकल के आएगा, √x² प्लस a²। और ये मालूम आपको ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आएगा। यानी जो कर्ण आया वो कितना आया, √x² प्लस a²। तो इस डायग्राम के हिसाब से cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, x है, और कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण √x² प्लस a²। है क्लियर, कोई समस्या आपको, चलिए जरा अब यहाँ पर रखो। देखो दिमाग को, वैसे ही वैल्यू है, वैसे हमने r मान रखा है, यानी इस r की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, √x² प्लस a², और cos की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो ये सब कुछ आप अभी नोट कर लेना, मैं यहाँ रफ करके सीधे लिखूंगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि चित्र से, बाय द डायग्राम, चित्र से r बराबर √x² प्लस a², और cos थीटा क्या आएगा यहाँ से, x अपॉन √x² प्लस a²। है क्लियर। तो ये r का वैल्यू यहाँ रखो और cos का वैल्यू यहाँ रखो, तो कितना निकल के आएगा। अरे अब इसको रखना है, आप अभी आगे रख सकते हो, उसको मैं एक मिनट के रोक रहा हूँ। अब दिमाग लगाओ जरा एक सेकंड के लिए। तो ये जो इंटेंसिटी बन रही है डेल्टा ई,
तो ये डेल्टा क्यू चार्ज बना लिया। डेल्टा क्यू चार्ज कहाँ पर था? रिंग पर था, तो बना लिया। लेकिन आपको पूरी रिंग की वजह से, आपको केवल इतने छोटे पार्टिकल की वजह से नहीं बताना है तीव्रता, आपको पूरी रिंग की वजह से बताना है तीव्रता। तो पूरी रिंग के लिए, जब पूरी रिंग के लिए आपको निकालना है डेल्टा क्यू यहाँ, डेल्टा क्यू यहाँ, डेल्टा क्यू, ऐसे बहुत से डेल्टा क्यू रखे होंगे। तो पूरी रिंग के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे आप? केवल सिग्मा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सिग्मा। यानी जब आप इस रिंग के कारण बिंदु P पर फाइनल वाली तीव्रता, बिल्कुल लास्ट वाली तीव्रता निकालेंगे, अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आप? इसके साथ केवल क्या लगा देंगे? सिग्मा। जहाँ क्या लिखेंगे? संपूर्ण वलय के कारण, संपूर्ण वलय के कारण P पर उत्पन्न तीव्रता क्या बनेगी? E बराबर सिग्मा डेल्टा E कॉस थीटा। भैया उठा के जरा निकालो यहां से। तो E बराबर सिग्मा डेल्टा E कॉस थीटा की वैल्यू ये ना, उठा के पूरे रखोगे। क्या रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डेल्टा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू ये, तो आर की वैल्यू यहाँ रखोगे। तो क्या रखोगे? अब देखो दिमाग लगाओ, आर की वैल्यू ये है, जब आर का स्क्वायर करोगे, यही समझो सीधे, जब आर का स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा ना, तो सीधे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक कॉस थीटा, तो वैल्यू यहाँ कॉस थीटा की, तो क्या आएगा? अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। है क्लियर? हम लोग फाइनल आंसर लिखने चल रहे हैं, दिमाग लगाइए। अच्छा ये बताओ, अगर कहीं लिखा हुआ है रूट एक्स इंटू एक्स, तो क्या आएगा? एक्स की पावर 3/2 है कि नहीं आएगा? आधा एक्स ये, पूरा एक्स ये, तो आधी घात और पूरी घात मिलकर कितनी हो गई? 1.5 घात, और 1.5 को भिन्न में लिखते क्या है? 3/2। तो जरा दिमाग लगाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार है? कितनी बार है? एक बार। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार है? आधी बार। तो एक बार और आधी बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 1.5 बार होगा। 1.5 बार मतलब 3/2 बार। तो फाइनली क्या लिखोगे? ई बराबर जो कांस्टेंट हो उसे बाहर लो, मतलब समेशन सबके साथ नहीं, जो जुड़ने वाला उसके साथ। आपको एक चीज दिमाग रखना है कि समेशन आप इस पूरे के साथ नहीं लगाओगे, इसको बाहर कर लोगे, तो बाहर करो तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। बाहर आ गया। डेल्टा क्यू बाहर नहीं आएगा, बाकी सब कुछ बाहर आएगा। एक्स अपॉन यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितना आएगा? 3/2, और सिग्मा किसके साथ लग जाएगा? डेल्टा क्यू के साथ। अब ये बताओ, अगर डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू सबको जोड़ दोगे तो आप क्या आ जाएगा? पूरा चार्ज आएगा ना, यानी चार्ज का बीजगणितीय योग। तो डेल्टा क्यू बराबर यहाँ सीधे क्या लिखोगे आप? क्यू लिखोगे। भैया फटाक से इतना कॉपी करो, फिर आगे चलें। चलो भाई अब आगे चलते हैं। बिल्कुल लास्ट लाइन है डेरिवेशन का, ध्यान से समझना। अब बहुत से लोग सोच रहे कि सर ये सिग्मा डेल्टा क्यू को आपने क्यू कैसे लिखा था? हमने आपसे बताया था कि पिछली क्लास में सिग्मा का यूज़ क्या होता है। आप एक चार्ज नहीं जोड़ लो भाई, इस रिंग के ऊपर एक चार्ज होगा, एक चार्ज यहाँ, एक 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 यहाँ, मतलब बहुत से चार्ज होंगे, यानी n नंबर ऑफ चार्ज होंगे। तो भैया डेल्टा सिग्मा क्यू को जब जोड़ दोगे तो छोटे 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 चार्ज मिलकर एक बड़ा चार्ज बनाएंगे, और बड़ा चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? क्यू। तो इसलिए हमने सिग्मा डेल्टा क्यू को लिखा क्यू। बहुत से लोग सोचेंगे सर जी और सब के साथ सिग्मा क्यों नहीं लगा? कोई को और सब बिल्कुल पूरे हैं, एक्स एक डिस्टेंस पूरी है, रेडियस ए पूरी है, के पूरा, ये सब कुछ कांस्टेंट ही होता है, तो बचा क्या? बचा क्या? डेल्टा क्यू। यानी डेल्टा क्यू तो पूरे भाई एक इतने छोटे से स्थान पे, दिमाग लगाओ सभी लोग ध्यान से, अगर इतने छोटे से स्थान पे डेल्टा क्यू रखा होगा तो इस पूरे रिंग पर ऐसे बहुत से डेल्टा क्यू रखे होंगे, और जब इनको जोड़ेंगे तभी तो पूरी रिंग की वजह से तीव्रता निकल पाएगी, क्योंकि हमने चार्ज एक समान रूप से वितरित किया है। तो सिग्मा डेल्टा क्यू को हमने क्या लिखा? क्यू लिखा, और यहाँ पे लिखो क्यू। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। देखो भैया ये एक्स हो जाएगा, इसको आप क्या लिखोगे? क्यू लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल घात 3/2। थोड़ा इसको सही से लिखोगे तो क्या लिखोगे? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल घात 3/2, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर
कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एक वलय के कारण, एक वलय के कारण उसके केंद्र से, एक वलय के कारण उसके केंद्र से x दूरी पर, x दूरी पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, इतनी तीव्रता आएगी। है क्लियर। तो मान लो आपने सेंटर से यहाँ पे इस जगह तीव्रता निकाली, तो ये दूरी कितनी हो गई, x दूरी हो गई। अब मान लो ये वाला पॉइंट खिसका के आप सेंटर में कर दो, ये वाला पॉइंट खिसका के आप कहाँ कर दो, सेंटर में। अगर ये वाला पॉइंट आप खिसका के सेंटर में कर दो, मतलब आपसे कहना चाहते हैं कि जो डिस्टेंस x है अगर ये 0 हो जाए तो कहाँ निकालेंगे, यदि दूरी OP बराबर x बराबर 0, मतलब अगर OP x बराबर क्या हो जाए 0, तो अगर OP x बराबर 0 तो यानी ये तीव्रता, यानी ये जो डिस्टेंस x थी, अगर ये डिस्टेंस ही 0 हो गई, अगर ये डिस्टेंस ही 0 हो गई, अगर ये डिस्टेंस ही 0 हो गई, तो तीव्रता कहाँ निकलेगी, सेंटर पर निकलेगी। यानी वलय के केंद्र पर कितनी तीव्रता बनेगी ये निकालने चल रहे हैं हम। तो वलय की केंद्र पर तीव्रता कैसे निकालेंगे, जब ये डिस्टेंस हम 0 कर दें, क्योंकि ये पॉइंट P अभी आउटसाइड फ्रॉम द रिंग है, इसको इनसाइड द रिंग लेके आएंगे तो डिस्टेंस x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर OP डिस्टेंस x हमारा 0 हो जाए, x अगर हमारा 0 हो जाए तो तीव्रता क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k, ये Q, अच्छा दिमाग लगाओ, x आपको 0 करना है ना, तो आओ x को 0 करते हैं। तो जहां पे x दिख रहा है वहां क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे। तो q इंटू 0 अपॉन में जहां x है बस वहां क्या रखना है हमको, 0। तो देखो ना, 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस a स्क्वायर की घात कितनी जाएगा, 3/2 जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे मक्कार विद्यार्थियों, ध्यान दें, आप नीचे हल मत करिए। क्यों ना हल करिए, आप चाहे जो हल करें, मल्टीप्लाई में क्या है, 0 है, तो मल्टीप्लाई में 0 तो पूरा पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा, मतलब E का मान क्या आ जाएगा, 0। तो ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल पॉइंट है, ये स्पेशल पॉइंट है। और स्पेशल पॉइंट में क्या निकालेंगे आप, अगर आपको यही तीव्रता इस रिंग के सेंटर पे निकालनी हो, जो तीव्रता ये निकल के आई ना, ये तीव्रता, यही मेन फॉर्मूला है, यही पूछता है एग्जाम में। अगर ये तीव्रता, यही तीव्रता अगर सेंटर पे निकालेंगे हम लोग तो कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब सेंटर पे निकालेंगे तो ये डिस्टेंस नाम की चीज, ये डिस्टेंस हट जाएगी, अर्थात 0 हो जाएगी, और यहाँ मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके अगले विशेष की तरफ। ये पहला पॉइंट था स्पेशल का, जरा स्पेशल के दूसरे पॉइंट में देखिए। अब बच्चे दूसरा पॉइंट क्या है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए हमारे लिए, ये जो x था ये बहुत बड़ा हो, किसके कंपैरिजन में, रेडियस के कंपैरिजन में। क्या लिखेंगे, यदि x त्रिज्या a की तुलना में, यदि x त्रिज्या a की तुलना में बहुत बड़ा हो, तब x स्क्वायर a स्क्वायर से अत्यंत बड़ा होगा। यानी x स्क्वायर a स्क्वायर से क्या होगा, अत्यंत बड़ा, यानी a स्क्वायर बिल्कुल x स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जो चीज बिल्कुल छोटी हो जाए उसे हम लोग क्या करते हैं, 0। तो a स्क्वायर को क्या करते हैं हम लोग, 0। अगर a स्क्वायर 0 करते हैं, हम लोग, तो फॉर्मूले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए, जहां पर a स्क्वायर है केवल वहां क्या रख दीजिए आप, 0, क्योंकि मेन फॉर्मूला हमारा यही निकल के आया है। तो गुजरा क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k, ये qx। और यहाँ देखो, जब आप a स्क्वायर को 0 कर रहे हो तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर की होल पावर कितना बचेगा, 3/2 बचेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, केवल a स्क्वायर को 0 किया है। अगर आप a स्क्वायर को 0 करते हैं तो केवल x स्क्वायर की पावर क्या बचेगा, 3/2। तो ये क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k, ऊपर आ जाएगा आपका qx। भैया घात का घात से गुणा होता है, दिमाग लगाओ। x स्क्वायर की घात कितनी है, 3/2, मतलब 2 का किसमें गुणा होगा, 3 में, 3/2 मतलब 2 गुणे 3/2 करोगे, ये कट जाएगा, कितना आएगा, x³ आएगा, नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जब घात का घात से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x³ आएगा, और ये x³ से ये
कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और मात्रा क्या आएगा इसका, न्यूटन पर कूलम। तो ध्यान रखिए कि अगर हम इस रिंग की रेडियस ए है ना, देखो रेडियस कितनी ली हमने रिंग की, ये रिंग की रेडियस कितनी ली, देखो इस यहाँ लिखा होगा ए लिए। अगर इस रेडियस की तुलना में जहां तीव्रता निकालनी है वो दूरी बहुत बड़ी हो तो ये ए उसकी तुलना में छोटा हो जाएगा, 0 मान लेंगे, और इस आधार पे हमारी तीव्रता क्या निकल के आएगी, ई निकल। तो अगर आप देखो ध्यान से, जो ये फॉर्मूला निकल गया है, ये चौथे लेक्चर वाला फॉर्मूला है। यानी कि अगर कोई रिंग है, उसकी रेडियस कुछ भी हो, लेकिन जहां तीव्रता निकालना है वो जगह इस रिंग की तुलना में बहुत ज्यादा दूर हो, तो ये रिंग भी बिल्कुल आवेश की तरह व्यवहार करने लगेगी। यानी फिर ये रिंग नहीं रह जाएगी, ये रहेगी तो वास्तव में रिंग ही, लेकिन इस पॉइंट के लिए जहां पे आपने तीव्रता निकालनी है, उस पॉइंट के लिए ये रिंग मात्र एक आवेश की तरह काम करेगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशन आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, इसे आप कॉपी कर लें। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और हल्का सा इंटीग्रेशन बताऊंगा, क्योंकि ये डेरिवेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका एक भाग पूरा हो गया है। दूसरा भाग इसमें पूछता है कि तीव्रता कब महत्तम होगी, यानी इस रिंग अगर ऐसी रिंग है, कोई बोले कि इस रिंग के कितनी दूर जाने पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी फील होगी, तो भी वो चीज निकलना बाकी है कि रिंग के लिए ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पर इस रिंग की वजह से सबसे ज्यादा इंटेंसिटी बनती है, वो जगह निकालना बाकी है। तो वो मैं आपको तभी सिखा पाऊंगा जब आपको डिफरेंशिएशन हल्का सा आता होगा। तो मैं आपको x⁴n का डिफरेंशिएशन बता रहा हूं कि किस तरह होता है, और x मानना बता रहा हूँ, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन नहीं होता उसको x मानना पड़ता है। मैथ वाले जानते होंगे, तो थोड़ा सा कंसेप्ट है, हल्का सा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसे देख लें। संभवतः इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो मैं डिफरेंशिएशन और हल्का सा इंटीग्रेशन बताकर अपनी वीडियो को आज समाप्त करूंगा। इसका एक भाग जो मैंने आपको सिखाया है, ये कम से कम आप लोग 2 बार 3 बार इसे घर पे करिएगा। जिसको जहां प्रॉब्लम हो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाए, मैसेज टाइप करें और मुझे बताए, इसे आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भैया देखो, आज के लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं ऑकलन और बेसिक इंटीग्रेशन। देखो बहुत ज़्यादा इसको नहीं बताएंगे, जिसको भी दिक्कत हो ऑकलन में वो मैथ के पहले वीडियो पे जाए, टेलीग्राम पे बहुत बढ़िया हमने पढ़ाया है, और अभी भी ऑकलन ही पढ़ा। तो जिसको ऑकलन पढ़ने की शौक है वो मेरे मैथ की वीडियो देखे, लगभग 5-6 वीडियो हमने मैथ के बनाए हैं, उसमें केवल ऑकलन पढ़ाया है। तो अभी मैं यहाँ पे केवल x⁴n का बताऊंगा ऑकलन कैसे होता है, और x⁴n जब सीधे ना दिया हो तो कैसे होता है, x⁴n लगा के, और x⁴n का इंटीग्रेशन, ये 3 चीज़ बताएंगे और अपने वीडियो को हम समाप्त करेंगे। देखिए ध्यान से, ऑकलन का चिन्ह होता है d/dx या d/dy या d/dθ, कुछ भी ले लो आप। तो इसे मान लो आपको x⁴n का ऑकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला होता है, घात को आगे ले लो, n x⁴n-1, ये होता है ऑकलन। सपोज जैसे कहीं लिखा हुआ है d/dx x⁶, इसका फॉर्मूला होगा घात को आगे लो और घात में 1 घटा दो। है क्लियर? इस तरह से इसका ऑकलन होता है। लेकिन अब मान लो कभी सीधा ना लिखा रहे, कहीं ऐसे लिखा रहे कि d/dx और 2x² + 6, ऐसे लिखा रहे, या मान लो कहीं लिखा रहे d/dx 2x + 5 की होल घात 6 लिखा रहे। अब इसका ऑकलन करना है तो क्या करेंगे, इसको आप मान लो कि x लिखा हुआ है, तो x⁶ लिखा हुआ है, x⁶ का ऑकलन क्या होगा, x⁶ का ऑकलन क्या होगा, 6x⁵ होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा। तो ये आप पूरा लिखो, 6 लिख दिया आपने, इतना लिख दिया। अब देखो एक काम और कर दो, इतना करने के बाद में अब देखो जो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है ना, तो वही 2 आप यहाँ मल्टीप्लाई में कर दो। अगर 3/2 है तो 3/2 कर दो, 4/2 है 4/2 कर दो, 5/2 है 5/2 कर दो। तो यहाँ कितना है 2x है, तो यहाँ कितना कर दो 2, फाइनली मल्टीप्लाई में तो कितना है 12, और 2x + 5 की होल पावर कितना आ गया 5, यानी इसका ऑकलन कितना आ गया, इतना आ गया। है क्लियर? फिर से देखो जिसको नहीं है, एक एग्जांपल और बता रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है d/dx 3/2x +
5 की होल पावर 8 लिखा है मान लो, ठीक है। इसका करना है, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 8 का ऑपरेंड क्या होगा, x की पावर 8 का ऑपरेंड क्या होगा, 8 x की पावर 7 होगा कि नहीं होगा, वह यहाँ करो तो क्या हो जाएगा 8 x की पावर 7। अब इसके बाद देखो कि x के मल्टीप्लाई में कितना है 3/2 है, वही 3/2 आप यहाँ लिखो, लिख दिए। 8 तिक्का यहाँ गुणा करो, 8 तिक्का 24/2, 3/2 x प्लस 5 की होल पावर कितना 7, इसे काटो कितना आ गया 12, 3/2 x प्लस 5 की होल घात 7। तो इस तरीके का ऑपरेंड पढ़ लेना। आगे जब रिंग वाला आर्टिकल का सेकंड वाला पार्ट लेके आएंगे ना, तो भाइयों बहनों यही सारा कुछ करेंगे। तो ये होता है x की पावर n का ऑकलन है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाए, बता दें आपको अपनी समस्या। गर्ल्स लोग को समस्या बायो ग्रुप में ज़्यादा होगी बेटा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा मेरे रहते हुए। आप बस मुझे सूचित कर दें कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपको विशेष रूप से पर्सनल आपके नंबर पर आपको मैं समझाऊंगा, फ़ोन करके आप फोन कुछ भी करके आप बस आप अपनी समस्या मुझे अवगत कराएं। चलिए अब आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन हल्का से जान लो, आगे तुम्हें इंटीग्रेशन ही मिलने वाला है। तो देखो जैसे मान लो x इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का चिन्ह ये होता है, आकलन में तुमको d/dx मिलता था मल्टीप्लाई, dx तुमको हमेशा कहाँ मिलता था, नीचे मिलता था, लेकिन यहाँ dx तुम्हें बगल में इसी लिखा मिलेगा। तो ये पूरा साइन होता है इंटीग्रेशन का। अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा है, dx लिखा है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन x के सापेक्ष हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। तो मान लो अगर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है कहीं पे, x की घात n का ये फार्मूला है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c। ध्यान रहे इस फॉर्मूले में n डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1, यानी इसमें n की वैल्यू कोई माइनस का 1 नहीं होती, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन पहले से फिक्स है। क्या होता है भाई? log x बेस e होता है। तो दिमाग में रखना है आपको कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, जहाँ n कभी -1 के बराबर नहीं होता। अब जहाँ इस पे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है, कहीं तुम्हारे पास लिखा हुआ है x की पावर 9 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c मतलब कांस्टेंट। ये सब मैथ की बात है, जिसको दिक्कत होगी इंटीग्रेशन का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब अपना वीडियो देख लेना आप। यहाँ कितना आएगा, x की पावर 9+1 अपॉन 9+1 और प्लस का c, तो कितना आएगा x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस का c। इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन हो गया। मान लो कहीं लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे कहीं लिखा हुआ है 1/x² लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप ऊपर फेंको तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx हो जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस का c, इसको नीचे लिया तो क्या आएगा -1 अपॉन x प्लस का c। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जिसको भी बेसिक इंटीग्रेशन या बेसिक डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे बता दें, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। है क्लियर? लेकिन मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के अब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि समय बचा नहीं है, पढ़ाने के लिए पूरी किताब बाकी है। तो भैया जो भी आज आपको पढ़ाया गया है, मेहनत से बेटा पढ़िए, क्योंकि अब लगातार चीज़ें धीमे धीमे टफ आनी है। तो अगर आप लापरवाही करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो मैं नहीं, भगवान बृहस्पति भी आके पढ़ाएंगे तो भी समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो देखना मत भूलिए, और हाँ, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। ठीक है? मिलते हैं फिजिक्स के अगले लेक्चर में। ये मेरा 5वां लेक्चर है फिजिक्स का। 6वें लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर मैं और समझाऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।